हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है कक्षा 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय में। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन व वियोजन अभिक्रिया का अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। पूर्व में हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं और साथ में कुछ ऊष्मा भी रिलीज़ करते हैं। वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन करना। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है, आप जानते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, जिसके साथ अपार मात्रा में ऊष्मा भी हमें प्राप्त होती है। इसलिए जो श्वसन की क्रिया है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं हैं उसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की ठीक विपरीत हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे पूर्व में आपने वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ी, जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा वियोजन होता है। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। जो चूना पत्थर है उसमें जब उस पर गर्मी लगती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यानी कि जब ऊष्मा मिलेगी तभी यह अभिक्रिया संपन्न होती है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को दीवारों पर लगाते हैं, थोड़ा सा गर्मी लगने पर एक दिन में या शाम तक उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह गैस है वो उड़ जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड की एक परत उस दीवार पर रह जाती है। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन का अर्थ है डिस्प्लेसमेंट, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होना। इन अभिक्रियाओं में जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है, अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। यहाँ पर ए और बी एक तत्व है सी। इसमें बी तत्व अधिक क्रियाशील होने के कारण इस सी तत्व से जुड़ जाता है। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत की आवश्यकता होती है, जो इन ऊर्जाओं का अवशोषण करते हैं और अभिकारकों को तोड़ने में सहायता करते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जो सभी वियोजन अभिक्रियाएं हैं वह ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण भी हैं। ये भी एक यौगिक है जिसकी अभिक्रिया सी यौगिक से होती है, सी तत्व से होती है। अभिक्रिया के बाद जो बी है वह सी तत्व के द्वारा विस्थापित हो जाता है और सी से जुड़ जाता है, अर्थात जो सी तत्व है वह अधिक क्रियाशील है। कहने का तात्पर्य है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होगी वह कम क्रियाशील धातु को स्थानांतरित कर देगी, अपने स्थान से हटा करके स्थानांतरित कर देगी। यहाँ पर Fe + CuSO4 = FeSO4 + कॉपर। आयरन और कॉपर सल्फेट के विलयन से SO4 को विस्थापित कर देता है। जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट विलयन से
कॉपर को विस्थापित करके अलग कर देता है और खुद कॉपर जो सल्फेट है उससे मिल जाता है, क्योंकि जो आयरन है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने के कारण वह कॉपर सल्फेट विलयन को विस्थापित कर देता है। रासायनिक तत्वों की क्रियाशीलता की श्रेणी का अध्ययन हम धातु अधातु चैप्टर में करेंगे। अगला जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट और कॉपर में विस्थापित हो जाता है। यहाँ पर जिंक ने कॉपर सल्फेट विलयन को विस्थापित किया है और कॉपर अलग हो गई है, कॉपर अलग निकल गई है। अगर इससे ठीक विपरीत हम एक रिएक्शन देखें, कॉपर और जिंक सल्फेट की हम अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से कम क्रियाशील है। जो कम क्रियाशील होने के कारण यह जिंक सल्फेट के विलयन को विस्थापित नहीं कर पाती है, जिसके कारण कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। यह विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को स्थान से विस्थापित कर देती है। अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो या दो से अधिक आयनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, यहाँ पे देखिए आप, AB एक यौगिक है, CD एक यौगिक है, जिसमें A और C जो है पॉजिटिव हैं, B और C नेगेटिव हैं। C और A नेगेटिव पॉजिटिव, A और C पॉजिटिव और B और C नेगेटिव आयन हैं। तो यहाँ पर C के स्थान पर A आ जाता है और A के स्थान पर C आ जाता है, यानी कि ये जो ऋण आयन है, ये ऋण आयन पॉजिटिव आयन या ऋण आयन अपने स्थान में परिवर्तन कर देते हैं। तो C A की जगह पे आ जाता है और जो A है वो C की जगह पे चला जाता है। Ne2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। यहाँ पर Na जो है वो पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव है, Ba पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। ये SO जो नेगेटिव आयन है इस क्लोरीन की जगह पे चला जाता है और ये क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाता है, यानी कि आयन का विस्थापन हो गया। क्लोरीन आयन इधर आ गया, क्लोरीन का जो ऋण आयन है वो Na के साथ आ गया और SO2 जो पॉजिटिव आयन है वो Ba के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से द्विविस्थापन यानी कि दोनों आयनों की दोनों यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।